वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप किस तरीके की होती है, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल्स। तो एस ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी शेप स्फेरिकल होती है। दैट मीन्स एस ऑर्बिटल स्फेयर के जैसा होता है, ठीक है। और हमें पता है स्फेयर जो होता है उसकी ना तो कोई डायरेक्शन होती है, दैट मीन्स एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इसके अलावा स्फेरिकल सिमेट्रिक होते हैं। हमें पता है स्फेयर जो होता है उसको किसी भी डायरेक्शन से देख लो वो एक जैसा ही दिखाई देता है, सभी डायरेक्शन में एक जैसा होता है, इसलिए नॉन डायरेक्शनल होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है। इसके बाद में देखो, अगर एस ऑर्बिटल क्या है, सिमेट्रिक है, और ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड वो एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, तो क्या बोला जाता है, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, या प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी बोल लो, वो सभी डायरेक्शन में क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन अराउंड न्यूक्लियस इन एस ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। आ रही होगी बात समझ में। इसके बाद में एस ऑर्बिटल के लिए क्या बोला जाता है, एस ऑर्बिटल जो होता है उसके लिए बोला जाता है कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे एस ऑर्बिटल की जो साइज़ है वो भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। जैसे देख सकते हो 4s का मतलब है ये फोर्थ शेल का एस ऑर्बिटल है, तो 4s की साइज़ ज़्यादा है, उसके कंपेयर में 3s की साइज़ कम होगी, उसके कंपेयर में 2s की साइज़ और कम होगी, और यहाँ पर ये 1s आएगा ना कि 1p आएगा, ठीक है। तो 1s की साइज़ जो है वो सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ऑर्बिटल की साइज़ भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब इन डायग्राम से हम देख सकते हैं, देखो एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप होती है। अब स्फेयर को 2D में तो हम बना नहीं सकते, तो हम इसको सर्कल की फॉर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर 1s जो है वो मैंने एक छोटे सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, और 2s को बड़े सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हम समझ सकते हैं, n की वैल्यू बड़ी है 2s के लिए, इसलिए उसकी साइज़ बड़ी होगी, ठीक है। तो 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, और इनमें ये जो ऑरेंज कलर के डॉट्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक। अब जैसे इनको कंबाइंडली मैं न्यूक्लियस के अराउंड देखता हूँ, तो 1s ऑर्बिटल बाहर कौन होता है, 2s ऑर्बिटल, फिर उसके बाद 3s होगा, 4s होगा, इस तरीके से कंटिन्यूसली होते हैं, ठीक है। तो देखो ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, और इसके बीच में कहीं सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, ठीक है। इसके अलावा तुम देख सकते हो 1s और 2s ऑर्बिटल के बीच में एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर कोई भी ऑरेंज कलर का डॉट नहीं बनाया हुआ है मैंने, दैट मीन्स वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो दो ऑर्बिटल्स के बीच में वो एरिया, या बोल लो न्यूक्लियस के अराउंड वो एरिया या वो सरफेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी वो क्या होती है, ज़ीरो होती है, उसे क्या बोला जाता है, नोड बोला जाता है। आ रही होगी बात समझ में। तो देखो यहाँ पर सिंपली नोड क्या होता है, नोड या नोडल सरफेस इसको बोल लो, तो एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो इज़ कॉल्ड नोड और नोडल सरफेस। न्यूक्लियस के अराउंड वो एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या कहलाता है, नोड या नोडल सरफेस कहलाता है। और जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, नंबर ऑफ नोड्स भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इसको भी इस डायग्राम से समझ सकते हैं हम। देखो जैसे अगर n की वैल्यू 1 है तो केवल 1s ऑर्बिटल है, तो कोई नोड है ही नहीं। 2s ऑर्बिटल है तो एक नोड बीच में एक स्पेस दिख रहा होगा। जैसे 3s आएगा तो वहाँ दो स्पेस हो जाएंगे, कौन कौन सा, एक तो ये वाला, एक बीच में 2s और 3s के बीच में भी वो एरिया आ जाएगा। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे नंबर ऑफ नोड्स भी क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। बात करूँ मैं s ऑर्बिटल में टोटल नोड्स की, तो फॉर s ऑर्बिटल टोटल नोड्स आर n-1। s ऑर्बिटल के लिए टोटल नोड कितने होते हैं, n-1। जैसे कि देखो अगर मैं बात करता हूँ 1s की, यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो अगर 1s की बात करूँ तो इसके लिए n इज इक्वल टू 1 हुआ। तो मैं बात करूँ अगर नोड्स की तो n-1, दैट मीन्स 1-1 इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n-1, 1-1 कितना हो गया, 0। अगर मैं बात करूँ 2s की तो इसके लिए n इज इक्वल टू 2। तो अगर नोड्स में लिखूं किस में, 2s ऑर्बिटल में, तो कितने हो जाएंगे, n-1, दैट मीन्स 2-1 कितना हो गया, 1। अगर मैं बात करूं 3s की तो n इज इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पे 3। जो भी आगे लिखा होता है वो n की वैल्यू होती है, बताया हुआ है ये मैंने। तो अगर इसके लिए नोड्स तुम लिखते हो तो कितने हो जाएंगे नोड्स, 3-1 दैट इज़
2 नोड्स हो जाएंगे। तो n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ देख सकते हो तुम नंबर ऑफ नोड्स भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आ रही होगी बात समझ में। तो ये s ऑर्बिटल के बारे में, उसके शेप के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर ली। इसके बाद में अब हम बात करते हैं शेप ऑफ p ऑर्बिटल की। ठीक है, तो p ऑर्बिटल जो होता है उसकी शेप हमें पता है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है ये चीज़। तो शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल आर डम्बल लाइक। p ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डम्बल के जैसी होती है। अब एग्जैक्टली डम्बल जैसा तो होता नहीं है, बट उसको केमिस्ट्री में डम्बल ही बोला गया है। इस टाइप की शेप होती है p ऑर्बिटल की। तो ये जस्ट लाइक डम्बल शेप है। ठीक है, अब जैसे तुम देख सकते हो इस p ऑर्बिटल के यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ठीक है, तो p ऑर्बिटल के 2 पार्ट हैं। इन दोनों पार्ट्स को क्या बोला जाता है, लोब बोला जाता है। उसके अलावा देखो अगर मैं बात करूं एक्स वाई जेड एक्सिस की, जैसे ये अगर मेरे पास वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, जैसे ये जेड, ये एक्स और ये वाई एक्सिस है, तो तुम देख सकते हो ये p ऑर्बिटल अगर मैंने बनाया है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। इसका मतलब क्या बोला जाता है, जो p ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ईच p ऑर्बिटल हैज 2 पार्ट्स। देखो ये जो ऑर्बिटल मैंने बनाया है, एक डंबल बनाया है, तो इसके 2 पार्ट है, एक तो ये वाला पार्ट और एक इस सेंटर से ये वाला पार्ट, दोनों इस सेंटर पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन दोनों पार्ट्स को क्या बोला जाता है, इन दोनों पार्ट्स को बोला जाता है लोब्स। क्या बोला जाता है, लोब्स बोला जाता है। देखो ईच p ऑर्बिटल हैज 2 पार्ट्स विच आर कॉल्ड लोब्स। इनको क्या बोला जाता है, लोब्स बोला जाता है। ठीक है, इन दोनों लोब्स में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, सेम होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज सेम इन बोथ लोब्स। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा, और इन दोनों लोब्स में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और इनको डायरेक्शनल भी इसी वजह से बोला जाता है। जैसे अगर मान लो p ऑर्बिटल x एक्सिस के अलोंग है, तो x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी, y z एक्सिस के अलोंग होगी नहीं। मतलब क्या होगा, एक डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कौन, p ऑर्बिटल, इसलिए इनकी नेचर क्या होती है, डायरेक्शनल होती है। यहाँ पर डायग्राम से हम p ऑर्बिटल को देख सकते हैं। देखो 3 p ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास में, वो 3 p ऑर्बिटल 3 अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ px ऑर्बिटल की, तो देखो px ऑर्बिटल में ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है। तो px ऑर्बिटल जो होता है वो x एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड रहता है, जहाँ पर न्यूक्लियस पे दोनों लोब्स जुड़ी हुई है, देख सकते हो तुम डायग्राम में। सिमिलरली py जो ऑर्बिटल होता है वो y एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, इस तरीके से देख सकते हो तुम, x एक्सिस, z एक्सिस और y एक्सिस। तो y एक्सिस के अलोंग बनाया हुआ है मैंने। इसमें भी जो दोनों लोब्स है वो सेंटर में न्यूक्लियस में अटैच्ड है। सिमिलरली जो pz ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल z एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है। तो px, py, pz तीनों अलग अलग डायरेक्शन को ओरिएंटेड कर रहे हैं, और तीनों की जो शेप है वो लोब के जैसी है। ठीक है, कंबाइनली अगर इनको x, y, z तीनों एक्सिस पे एक साथ बनाओ तो इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हो तुम। मैंने अलग अलग कलर से बनाया है, px वाला येलो कलर से बनाया है, pz वाला ऑरेंज कलर से बनाया है, एंड py वाला रेड कलर से बनाया है। ठीक है, ये तीनों जो हैं इस तरीके से न्यूक्लियस से अरेंज रहते हैं और तीनों अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहते हैं। तो p ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, डम्बेल लाइक होती है। उसके 2 पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट्स में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो पॉसिबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, हर ऑर्बिटल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे px जो है वो x एक्सिस के अलोंग है, py जो है वो y एक्सिस के अलोंग है, और pz जो है वो z एक्सिस के अलोंग है। ये हमने डायग्राम में बात कर ली। इसके बाद में देखो जो तीनों p ऑर्बिटल है उनकी शेप एक जैसी है, हमने देखा डम्बल जैसी है। उसके अलावा इनकी एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है। तो क्या बोला जाता है, शेप्स एंड एनर्जीज ऑफ और p ऑर्बिटल्स आर सेम। जितने भी p ऑर्बिटल है तीनों, उनकी शेप और एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, बट ये बात की जा रही है एक ही शेल के ऑर्बिटल्स की, क्योंकि शेल बढ़ने के साथ साथ तो फिर एनर्जी बढ़ती जाएगी। बट एक ही शेल के अगर तीनों p ऑर्बिटल की बात की जाए तो उनकी एनर्जी जो होती है वो सेम होती है, और शेप होती है वो सेम होती है। ठीक है, और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उनको बोला जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल बोला जाता है उनको, डीजेनरेट या डीजेनरेटेड ऑर्बिटल बोला जाता है। ठीक है, आगे डेफिनेशन लिख लेंगे हम, डी ऑर्बिटल में भी ये चीज़ आएगी। उसके बाद में देखो टोटल रेडियल नोड्स फॉर p ऑर्बिटल्स आर n-2। p ऑर्बिटल के जो टोटल नोड्स होते हैं या टोटल नोडल सरफेस होती है उन्हें रेडियल नेड भी बोला जाता है। ठीक है, तो p ऑर्बिटल के लिए नोड बोल लो, नोडल सरफेस बोल लो, या रेडियल नोड बोल लो। उनकी वैल्यूज़ कितनी होती है, n-2 होती है। ठीक है, जैसे s ऑर्बिटल के लिए कितना होता था, n-1, तो p ऑर्बिटल के लिए कितना होता है, n-2 होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखो अगर मैं बात करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल
अगर मैं बात करूँ 3p ऑर्बिटल की, थर्ड शेल के p ऑर्बिटल की, तो 3p के लिए n की जो वैल्यू है वो कितनी है 3। तो p ऑर्बिटल में जो नोड होंगे वो कितने हो जाएंगे, नोड बोल लो, नोडल सरफेस बोल लो या फिर रेडियल नोड बोल लो, बात एक ही है। तो वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे n-2। यहाँ पर n की वैल्यू 3 है तो 3-2 दैट मीन्स कितने नोड हो गए, 1 नोड हो गया। आ रही है बात समझ में। तो p ऑर्बिटल में रेडियल नोड या नोडल सरफेस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n-2। ठीक है। उसके बाद में p ऑर्बिटल का भी सेम केस है। p ऑर्बिटल की भी जो साइज है वो n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम की वैल्यू बढ़ने के साथ बढ़ेगी। जैसे 3p में n की वैल्यू ज़्यादा है, 2p में n की वैल्यू कम है, तो 3p की साइज ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 2p। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे p ऑर्बिटल की भी साइज क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, जैसे s ऑर्बिटल में हमने बोला था। इसके बाद में देखो p ऑर्बिटल में, ठीक है, क्या बोला जाता है, जहाँ पर दोनों लोब्स आपस में कनेक्ट होती है उस कनेक्टिंग पॉइंट से अगर कोई प्लेन पास किया जाए, ठीक है, तो उस प्लेन पे भी इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, 0 होती है। इस प्लेन को नोडल प्लेन बोला जाता है या एंगुलर नोड बोला जाता है। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 एट द प्लेन वेयर लोब्स आर कनेक्टिंग। दीज प्लेन्स आर कॉल्ड एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन्स। ठीक है, कोई भी p ऑर्बिटल की लोब जहाँ पर कनेक्ट कर रही है, जैसे इनको डायग्राम में हम देख, जैसे px के लिए अगर मैं बात करूं तो px की ये जो दोनों लोब्स हैं ये इस पॉइंट पर क्या हो रही है, कनेक्ट कर रही है। अब यहाँ से अगर मैं किसी प्लेन को पास करता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर 3D में कोई प्लेन पास होता है तो इस प्लेन पे भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो इन लोब्स में मिलेगा, इस प्लेन पे तो कुछ है ही नहीं ऑर्बिटल का पार्ट, यहाँ तो केवल ये अटैच्ड है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए इस प्लेन को भी बोला जाता है एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं px ऑर्बिटल के लिए, तो px ऑर्बिटल में तुम देख सकते हो x एक्सिस के अलोंग ये है। ठीक है, तो ये जो yz प्लेन दिख रहा है, y एक्सिस और z एक्सिस से बना हुआ ये जो प्लेन है, ठीक है, इमेजिन करो x एक्सिस तो ये है, इसके बाद में ये जो प्लेन दिख रहा है ये प्लेन वो प्लेन है जहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहीं से ये इंटरसेक्ट बिंदु या कनेक्टिंग पॉइंट जो है वो पास हो रहा है। ठीक है, तो x एक्सिस के अलोंग अगर ऑर्बिटल है और इस पॉइंट पर ये दोनों लोब्स कनेक्ट कर रही है तो yz वो प्लेन है जहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो px ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड या एंगुलर प्लेन की, अगर नोडल प्लेन की अगर मैं बात करूँ तो वो कौन सा प्लेन होगा, yz। ठीक है, सिमिलरली अगर py के लिए बात करूँ तो वो कौन सा प्लेन होगा, देखो py ये y एक्सिस के अलोंग है तो xz वो प्लेन होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक, सिमिलरली pz के लिए वो कौन सा प्लेन होगा, xy वो प्लेन होगा जहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या बोला गया है, जहाँ पर दोनों लोब्स कनेक्ट करती है उस कनेक्टिंग पॉइंट से एक प्लेन को अगर पास किया जाए तो उस प्लेन पर भी इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होती है। इस प्लेन को एंगुलर नोड या नोडल प्लेन बोला जाता है और टोटल एंगुलर नोड या नोडल प्लेन्स की जो वैल्यू है वो स्मॉल l के बराबर होती है। स्मॉल l क्या है, वही एजीमुथल क्वांटम नंबर, और p ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। मतलब p ऑर्बिटल में एंगुलर नोड कितनी होगी, 1। मतलब हर p ऑर्बिटल के लिए एक ऐसा प्लेन होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। जैसे देखो अगर मैं बात करूँ फॉर px ऑर्बिटल, जैसे देखो फॉर px ऑर्बिटल नोडल प्लेन इज इक्वल टू yz, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा भी था। जैसे कि ये px ऑर्बिटल है तो ये वो प्लेन होगा, ये वाला वो प्लेन है। ठीक है, 3D में इमेजिन करना, जैसे ये एक लोब इधर है, एक लोब इधर है और प्लेन बीच में से बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वो प्लेन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पर रहेगा, लोब में रहेगा। ठीक है, इस प्लेन पे तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं। तो px ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन क्या होगा, yz प्लेन। py ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन जो होगा वो क्या होगा, xz। pz के लिए कौन सा होगा, xy। और सिमिलरली नोडल प्लेन याद रखने का जो तरीका है वो क्या है, जैसे px की अगर बात कर रहे हो तो x तो यहाँ पर आ गया, अब कौन से कोऑर्डिनेट बचे, y और z, तो yz को एक साथ लिख दो तो क्या हो गया, yz प्लेन। py की अगर बात कर रहे हो तो y तो यहाँ पर आ गया, अब क्या बचे, x और z, तो xz प्लेन नोडल प्लेन हो जाएगा। pz की अगर बात करो तो z तो यहाँ पर है, अब कौन बचे, x और y, तो xy क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन हो जाएगा।
ठीक है। तो पी ऑर्बिटल में दो टाइप की नोड मिलती है, एक तो रेडियल नोड मिलती है, एक एंगुलर नोड मिलती है। रेडियल नोड को तो हम n-2 से कैलकुलेट करते हैं और एंगुलर नोड l=2 से कैलकुलेट किया जाता है। और पी ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होती है, हम जानते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की। आ रही होगी यहाँ तक बात समझ में। इसके बाद में अब लास्ट जो ऑर्बिटल बचे हुए हैं वो है डी ऑर्बिटल, ठीक है, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो हमने डिस्कस की हुई है, कैसी होती है, डबल डम्बल लाइक होती है। शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल आर डबल डम्बल लाइक, मतलब जैसे पी ऑर्बिटल में एक डम्बल था वैसे डी ऑर्बिटल में कितने डम्बल हो जाते हैं, 2 डम्बल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें ये पता है डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। तो पांचों डी ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ऑल 5 डी ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। बट ये जो बात की गई है ये सेम शेल के डी ऑर्बिटल्स की बात की गई है, ठीक है। अलग अलग शेल के डी ऑर्बिटल अगर हो जाएंगे तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, अलग शेल वाले के कंपेयर में डिफरेंट हो जाएगी। जैसे मैं अगर बोलूँ n=3 के डी ऑर्बिटल्स और n=4 के डी ऑर्बिटल्स, इनकी आपस में एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। 3 वालों की एनर्जी अलग होगी, 4 वालों की एनर्जी अलग होगी। बट मैं बोलूँ n=4 में जितने भी डी ऑर्बिटल हैं उन डी ऑर्बिटल्स की आपस में एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। आ रही होगी बात समझ में। n=3 थर्ड शेल में जितने भी डी ऑर्बिटल है पाँचों, उनकी एनर्जी सेम है। फोर्थ में जितने भी डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी सेम है। बट इनको अगर कंपेयर करोगे थर्ड और फोर्थ वालों की तो फिर एनर्जी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि थर्ड शेल की एनर्जी कम होगी, फोर्थ की एनर्जी ज़्यादा होगी, ये तो हम जानते हैं। आ रही है बात समझ में। इसके बाद में देखो तो क्या बोला, ऑल 5 डी ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जीज, ठीक है। और ये मैंने पहले भी बोला था, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोला जाता है, ठीक है। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उन्हें क्या बोला जाता है, डी ऑर्बिटल बोला जाता है। अब देखो डी ऑर्बिटल की जो डबल डम्बल जैसी शेप है वो किस तरीके से होती है। जैसे जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो 5 होते हैं, हमें पता है। एक तो होता है डी वाई जेड, एक होता है डी एक्स जेड, एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक होता है डी जेड स्क्वायर। इनके शेप को हम देखते हैं तो इनमें से 3 जो डी ऑर्बिटल है, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स वाई, ये तीनों जो होते हैं इनकी जो लोब्स होती है, जैसे डंबल है तो डंबल में वही लोब्स होगी जैसे पी है। यहाँ डबल डंबल है तो क्या हो जाएगी, लोब, जहाँ वहाँ 2 लोब थी यहाँ 4 लोब हो जाएगी। बट जो लोब्स होती है वो इन तीनों ऑर्बिटल के लिए, किसके, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स वाई के लिए कहाँ पे होती है, एक्सिस के बीच में होती है, इन बिटवीन एक्सिस। जैसे देख सकते हो ये एक्स एक्सिस है परपेंडिकुलर आउटसाइड, ये वाई एक्सिस है और ऊपर वाली ये जो है ये क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है। तो अगर मैं डी वाई जेड की बात करूँ तो ये कौन से प्लेन में रहेगा, वाई जेड प्लेन में। और इनकी जो लोब्स है वो इस तरीके से प्लेन में एक्सिस के बीच में होगी। जैसे देख सकते हो एक लोब इधर है 45 डिग्री के एंगल पे, एक लोब इधर है 45 डिग्री के एंगल पे, एक लोब इस साइड है 45 के एंगल पे, एक लोब इस साइड है 45 के एंगल पे, जबकि एक्स एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर बाहर की ओर निकली हुई है, ठीक है। तो ये जो लोब से वाई जेड प्लेन में ओरिएंटेड है और एक्सिस के बीच में। इसी तरीके से एक्स जेड में भी देखो, एक्स जेड में जो लोब्स होगी वो एक्स जेड प्लेन पे होगी। एक्स जेड प्लेन का मतलब है देखो ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो इस प्लेन पे, जबकि वाई एक्सिस जो है परपेंडिकुलर ऊपर से नीचे की ओर है, ठीक है। थोड़ा सा 3D व्यू है तो उसको इमेजिन करना पड़ेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये जो प्लेन बन रहा है एक्स और जेड का, इस प्लेन पे ये जो लोब्स हैं, ये 4 लोब्स, ये ओरिएंटेड है और वाई एक्सिस इस तरीके से परपेंडिकुलर इनके बीच में से निकल रही है, ठीक है। तो इसकी लोब्स भी एक्सिस के बीच में और 4 लोब्स दिख रही है। सिमिलरली एक्स वाई में जो है डी एक्स वाई, तो यहाँ पे जो लोब्स होगी वो कौन से प्लेन में होगी, एक्स वाई में। जो ऑर्बिटल जिस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है उस प्लेन में हमें लोब्स को बनाना है सिंपली, ठीक है। एक्स वाई की बात हो रही है तो एक्स वाई प्लेन में लोब को बनाएंगे। जैसे देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर आउटसाइड है, तो जेड एक्सिस तो बाहर की ओर है और एक्स वाई जो प्लेन दिख रहा है उस पर मैंने लोब्स को बनाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो 3 ऑर्बिटल है डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स वाई, ठीक है, इनकी जो लोब्स होती है वो एक्सिस के बीच में होती है। उसके अलावा जो बचे हुए रिमेनिंग जो 2 डी ऑर्बिटल्स है, कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, इनकी जो लोब्स होती है वो एक्सिस पर होती है। जैसा कि देख सकते हो तुम, अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करूं तो देखो एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने लोब को बनाया हुआ है, जबकि यहाँ पर लोब क्या थी, एक्सिस पर नहीं थी, बीच वाले एरिया में थी। जैसे ये जो एक्सिस है, ठीक है, तो इस एरिया में प्रेजेंट है, बीच वाले में। जबकि अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर की बात करो तो लोब जो है एक्सिस पर इस तरीके से प्रेजेंट है, देख सकते हो तुम डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है वो क्या है, इसकी जो लोब्स है
एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है तो एक लोब एक्स एक्सिस पे, एक लोब वाई एक्सिस पे, वापस से जो जेड है वो परपेंडिकुलर आउटसाइड है। डिफरेंस क्या है इसमें, एक्सिस के अलोंग लोब बनाई हुई है, मतलब देखो एक्सिस पर लोब बनी हुई है। ये जो डंबल बना हुआ है ये कहाँ पे बना हुआ है, एक्सिस पर बना हुआ है, ठीक है। अब बात की जाए डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल की, तो ये एक ऐसा ऑर्बिटल है, जैसे अगर मैं बोलूँ 5 डी ऑर्बिटल, तो मैंने एक जनरल स्टेटमेंट बोला था इनकी जो शेप होती थी वो डबल डंबल जैसी होती है, बट जनरली 4 ही ऐसे ऑर्बिटल है जिनमें वो डबल डंबल एक्चुअली में शो होते हैं। डी जेड स्क्वेयर में क्या होता है, एक जो लोब है, ठीक है, या एक जो डंबल है वो तो जेड एक्सिस के अलोंग इस तरीके से ओरिएंटेड है, डायग्राम में देख सकते हो ये वाला। और जो दूसरा डंबल है वो क्या इस तरीके से रिंग की शेप में, जो रेड कलर से मैंने रिंग बनाई हुई है जेड एक्सिस के अराउंड, पीछे भी है ये, ठीक है, तो इस तरीके से रिंग की फॉर्म में अरेंज रहता है, ठीक। तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की शेप इस तरीके से होती है, एक लोब तो जेड एक्सिस के अलोंग होती है, मतलब जेड एक्सिस पे होती है, और दूसरी इस तरीके से रिंग की फॉर्म में इसके अराउंड होती है। तो ये डी ऑर्बिटल्स के शेप की हमने बात कर ली डायग्राम के थ्रू। इसके बाद में देखो अब वही वाली बात जो मैंने बताई है, 5 डी ऑर्बिटल में से 3 डी ऑर्बिटल कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये ऐसे ऑर्बिटल होते हैं जो कहाँ पर एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। एक्सिस का बीच मतलब मैंने समझा दिया, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। और जो 2 डी ऑर्बिटल है कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से एक्सिस पर ही होते हैं, अलॉन्ग द एक्सिस का मतलब, ठीक है। इसके बाद में देखो डी ऑर्बिटल जो होते हैं उनमें भी 2 टाइप की नोड्स होती है। अगर बात करूँ रेडियल नोड या इनको नोडल सरफेस भी बोलते हैं, तो उनकी कैलकुलेशन की जाती है n-3 से, मतलब डी ऑर्बिटल में जो टोटल रेडियल नोड होगी या नोडल सरफेस होगी वो कितनी होती है, n-3। यहाँ पर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे अगर मैं बात करूँ 3D ऑर्बिटल के लिए, तो 3D ऑर्बिटल में अगर नोड्स की तुम बात करो तो नोड्स कितने हो जाएंगे, n-3, ठीक है। n की वैल्यू भी 3 है और इधर भी वैल्यू 3 है, तो कितना हो जाएगा, 0। तो 3D ऑर्बिटल में रेडियल नोड कितने होते हैं, 0। बात की जाए एंगुलर नोड की, तो एंगुलर नोड वही स्मॉल एल के इक्वल होता है, और एल की वैल्यू कितनी होती है डी ऑर्बिटल के लिए, 2 होती है, ठीक है। इसका मतलब डी ऑर्बिटल में 2 ऐसे प्लेन होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं, देखो इधर, जैसे अगर मैं बात करूँ किसकी, इस डी एक्स वाई ऑर्बिटल की, तो देखो ये लोब्स इस तरीके से ओरिएंटेड है और इस सेंटर पे ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। अब एक प्लेन जो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के थ्रू जा रहा है, मतलब जो प्लेन है एक्स जेड प्लेन जो है, अगर मैं बोलूँ तो वो एक्स जेड प्लेन है, वो लोब्स को यहाँ से इस पॉइंट से होता हुआ निकल जाएगा, लोब्स को काटेगा नहीं, तो वो ऐसा प्लेन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। उसी तरीके से एक वाई जेड जो प्लेन दिख रहा है, इमेजिन करना, तो वाई जेड प्लेन भी इस पॉइंट से गुजर रहा है, वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, मतलब वहाँ भी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। तो डी ऑर्बिटल जो होते हैं उनमें 2 ऐसे प्लेन होते हैं, क्योंकि एल की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो 2 ऐसे प्लेन होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब एंगुलर नोड या नोडल प्लेन कितने होते हैं, 2 होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ डी एक्स वाई के लिए, तो डी एक्स वाई के लिए अभी मैंने बताया 2 प्लेन है। अब वो प्लेन लिखने कैसे हैं डायरेक्ट तुम्हें, तो देखो इधर एक्स वाई की अगर मैं बात करूँ तो देखो डी एक्स वाई की अगर बात कर रहे हो तो एक तो एक्स लिख लो, एक वाई लिख लो। अब तीसरा कोऑर्डिनेट कौन बचा हुआ है, जेड, उसको दोनों के साथ लिख दो, एक्स जेड और वाई जेड, ये दोनों वो प्लेन है जो डी एक्स वाई के लिए नोडल प्लेन है। अगर डी एक्स जेड की अगर तुम बात करो तो डी एक्स जेड में देखो एक्स और जेड, अब बचा हुआ वाई है, तो एक तो वाई इसके साथ लिख दो, एक वाई इसके साथ लिख दो, तो एक्स वाई और जेड वाई ये दोनों ऐसे प्लेन हैं जो डी एक्स जेड के लिए नोडल प्लेन है, देख लो। इसी तरीके से अगर वाई जेड के लिए बात करो तो वाई अलग लिखो, जेड अलग लिखो। इसके बाद में कौन सा कोऑर्डिनेट बचा हुआ है, एक्स, तो वाई के साथ भी एक्स लिख दो, जेड के साथ भी एक्स लिख दो। तो वाई एक्स और जेड एक्स वो जो 2 नोडल प्लेन है किसके लिए, डी वाई जेड ऑर्बिटल के लिए, देखो एक्स वाई एंड एक्स जेड। उसके अलावा डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर के लिए भी नोडल प्लेन होते हैं 2, बट उनको अपन इस तरीके से बता नहीं सकते क्योंकि एग्जैक्टली वो प्लेन एक्सिस के बीच में से नहीं जाते, मतलब एक्सिस पे से नहीं जाते, उनके बीच में से जाते हैं, ठीक। और डी जेड स्क्वेयर जो होता है उसके लिए नोडल प्लेन 0 होता है, क्योंकि जो रिंग होती है कोई सा भी ऐसा प्लेन बना लो वो रिंगों को काटता हुआ क्रॉस करते हुए जाएगा, मतलब उस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो डी जेड स्क्वेयर के लिए नोडल प्लेन कितना होता है, 0 होता है, ठीक। अब एक जनरल अगर फॉर्मूला की अपन बात करें किसी भी टाइप के ऑर्बिटल में नोड कैलकुलेट करने का, तो किसी भी ऑर्बिटल में बात की जाए अगर टोटल नोड्स की, टोटल नोड्स का मतलब उसमें रेडियल भी आ गए और उसमें एंगुलर भी आ गए। तो टोटल नोड्स की अगर बात करूं तो वो होता है n-1, ठीक है। इसके बाद में अगर रेडियल नोड कैलकुलेट करने हैं तो रेडियल नोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n-l-1, n-l-1,
ठीक है। एल यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर और एन यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। और अगर एंगुलर नोड की बात करो तो एंगुलर नोड की वैल्यू दैट मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वही एंगुलर नोड होता है। ठीक है, इस तरीके से देखो एस ऑर्बिटल के लिए एल इज इक्वल टू कितना होता है 0, तो वहाँ पर नोड्स ओनली n-1 से दिए जाते हैं। पी ऑर्बिटल के लिए देखो एल की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर जैसे ही रेडियल नोड में एल की वैल्यू 1 पुट करोगे n-1 n-2, तो यही फॉर्मूला मैंने रेडियल नोड का बताया था। डी के लिए यही फॉर्मूला मैंने n-3 बताया था, क्योंकि एल की वैल्यू जैसे ही 2 पुट करोगे रेडियल नोड क्या हो जाएंगे n-3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, उसमें एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के शेप्स का डिस्कशन कर लिया है। आ रही होगी बात यहाँ तक समझ में।